Hi, this is Radhika Thawad and welcome to Nation Next Election Special. Today we are going to ask the generation next of our nation as to who would make it to the Prime Minister's office on May 23rd. Will Prime Minister Narendra Modi be able to retain his position, or will Rahul Gandhi be able to replace Narendra Modi as the Prime Minister? We have with us Harshit Gupta from the BJP and Abhishek Dhawad from Youth Congress. हर्षित, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो इश्यूज़ है डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी या अनएम्प्लॉयमेंट, राफेल स्कैम, तो क्या ये सब इश्यूज़ की वजह से मोदी जी की पीएमओ में वापसी को दिक्कत हो सकती है? क्या कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक साबित हो सकता है? मोदी जी के रिलेटेड जो भी नेगेटिव कैंपेनिंग विपक्ष ने किया है उस पर कोई प्रहार नहीं होने वाला है। मोदी जी का काम अपने आप बोल रहा है। ये आप कहीं पे भी जाके आप एक नॉर्मल कॉर्नर पान टपरी पे या कहीं पे भी बात करेंगे तो लोग मोदी जी को लेके पॉजिटिव है। यानी जो रही राफेल की बात, तो राफेल में ऐसा कोई स्कैम ही नहीं है। अगर स्कैम हुआ रहता तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले डिसीजन दे दिया रहता, जो कि ऐसा कभी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही है क्योंकि कांग्रेस हताश है। कांग्रेस को मालूम है कि मोदी जी को रोक नहीं सकते, लेकिन कैसे रोकना, तो ये नेगेटिव कैंपेन किया जा रहा है। रही अनएम्प्लॉयमेंट की बात, तो एम्प्लॉयमेंट सबको मिला है। आप उनकी मुद्रा योजना स्कीम देख लीजिए, अलग अलग स्कीम जितनी भी है उसमें उनका जो भी आप ग्राफ देखेंगे तो मोदी जी के सपोर्ट में ही है, उसके विरोध नहीं है। अभिषेक, मुझे बताइए कि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसके वजह से जो डिसीजन मेकिंग का जो श्रेय था वो पूरा मोदी जी को दिया गया है, एंड उसकी वजह से मोदी जी काफ़ी एक रोबस्ट लीडर करके प्रोजेक्ट हुए हैं, एंड जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे काफ़ी खुश है। और इफ़ यू सी कि लोग पुराने मुद्दे जो थे वो काफ़ी हद तक भूल चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी पीएमओ में वापसी की तैयारी हो चुकी है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री को एयर स्ट्राइक्स का अगर श्रेय लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें उरी में, पठानकोट में और पुलवामा में हुए हमलों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो 2 वे स्ट्रीट है, इट्स नॉट अ 1 वे स्ट्रीट कि आप बस उसके जो अच्छी चीज़ है उसका ही क्रेडिट लेंगे। और रही बात असली मुद्दों की, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि लोग मुद्दों को भूलते हैं, क्योंकि अगर आप किसान आत्महत्याओं को देखें तो जो परिवार इससे जूझते हैं वो लोग इस चीज़ को नहीं भूल सकते। आज जो युवा बेरोज़गार बैठा है उसका परिवार ये कभी भूल नहीं सकता है। आज नोटबंदी के दौरान जिन लोगों की जानें गई, जो लोग इतने घंटों तक लाइन में खड़े रहे, वो लोग इन मुद्दों को भूल नहीं सकते हैं। और जीएसटी भी अगर हम देखें कि कितना हैफजार्ड उसका इम्प्लीमेंटेशन था, कि आज तक अगर हम देखें तो कुछ आई थिंक 400 के ऊपर तो उसमें अमेंडमेंट्स आ चुके हैं जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ है। एयर स्ट्राइक्स जैसे था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी का एक माइलस्टोन था हमारे कंट्री के लिए, और बट मुद्दे अपनी जगह पर रहते हैं और उससे ये आने वाले इलेक्शंस में हमें ज़रूर देखने मिलेगा। अभिषेक, एक और बात बताइए कि जो राफेल इशू था, इसके बारे में काफ़ी लोगों का मानना है कि ये जो इशू था ये बहुत ज़्यादा हैंडल प्रॉपर्ली नहीं किया गया था, एंड उसकी वजह से देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट इट। तो डू यू थिंक कांग्रेस सीम्स टू हैव मिस द बस, कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है अब फॉर पीपल टू रियलाइज़ व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट? देखिए, कांग्रेस की बस एक ही मांग थी कि राफेल में जेपीसी हो। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो रहती है उसमें मैक्सिमम जो मेंबर्स रहते हैं वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। सो ये तो एक्चुअली बीजेपी के फेवर में था। अगर बोफोर्स में हम जेपीसी करवा सकते हैं, अगर केतन पारेख के इसमें हम जेपीसी करवा सकते हैं, तो वाई नॉट राफेल में? ऐसे कितने बार जेपीसी बिठा हम चुके हैं, बट अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट है तो उन्होंने जेपीसी क्यों नहीं बिठाई? क्योंकि कांग्रेस की ये एक इकलौती मांग थी कि जेपीसी बिठाई जाए। कई और इन्होंने जैसे जो बात कही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, सो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स नहीं है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक फॉल्स पीस ऑफ एविडेंस दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो कमेटी है उनकी एक अप्रूव्ड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई थी, जबकि पीएसी का ये कहना था कि उनके सामने ऐसी कभी रिपोर्ट आई ही नहीं। इस पर गवर्नमेंट ने भी उनकी गलती कबूल की और अभी उस पर रिव्यू पिटीशन शुरू है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों के साथ हम बोल सकते हैं कि धोखा है, और इस चीज़ का हमें ऑब्वियसली लोगों ने देखना चाहिए और समझना चाहिए। हर्षित, आपका क्या कहना है इस बारे में जो इन्होंने कहा है? राफेल पे सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से बहुत देरी हुई है। राफेल अगर आज आया रहता तो हमको एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एयर स्ट्राइक हम हमारे बॉर्डर के अंदर से हम
पाकिस्तान के अंदर में हमला कर सकते थे, जो कि एक मेजर अपने लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता था। आज अगर राफेल रहता है तो उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट है, नहीं रहने के कारण नेगेटिविटी अपने को देखनी पड़ रही है, जो कि आए दिन पाकिस्तान के साथ हमले हो रहे हैं। अगर कांग्रेस इतनी फर्म रहती अपने डिसीजन पे, तो कांग्रेस पिछले अपने 10 साल के टेन्योर में राफेल, कम से कम राफेल पे तो डिसीजन लेना था, लेकिन इन लोग ने नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इनको सबसे पहले अपना घर चाहिए था, अपना घर भरना था। अभी जैसे भंडारी जी पकड़े गए, भंडारी जी के कारण बहुत सारी चीज़ें ओपनली आ रही है कि पब्लिक को पता चल रहा है कि क्या हो रहा था। और कांग्रेस का इतिहास है, चाहे उनके दादी को पकड़ लो, चाहे उनके पापा को ले लीजिए, कभी हरदम स्कैम करते आए और आगे भी उनको स्कैम ही करना है। अगर इतना ही फर्म रहते राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी ने पहले अपने 10 साल के टेन्योर में क्यों नहीं कर पाए कुछ? अगर वो एमपी थे तो चाहते तो एक पोजीशन लेके मेंबर बन के काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनको मैजिक अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिजिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है, और उनको ग्राउंड लेवल पे कुछ पता ही नहीं है। उनकी स्पीचेस देखिए तो हंसी आती है सुनने में। एंड उनके जो राइटर है उनको खुद को समझ में नहीं आता कि हम क्या लिख के दें, और बहुत जल्दी हार्श हो जाते हो मीडिया से डिस्कस करते हो। आप देखिए उनको, जब भी उनका इंटरव्यू आता है, 1 या 2 क्वेश्चन का तीसरा किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो सीधा उठ के खड़े होकर चले जाते हैं। ऐसे नेता को कौन सामने रिप्रेजेंट करना चाहेगा? अभिषेक, क्या सच में राहुल गांधी के कोई राइटर्स है जो वो स्पीच देते हैं उसके लिए? देखिए, पहली बात जो इन्होंने कही, जिससे मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ, कि राहुल गांधी जी सवाल नहीं लेते हैं और ये बीजेपी बोल रहा है, ये तो सबसे बड़ी आयरनी की बात है। क्योंकि हम अगर देखें तो आज पूरे देश में सबसे कठिन सवाल राहुल गांधी जी को पूछे जाते हैं, और वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछने चाहिए। और रही बात उनके ग्राउंड वर्क की, तो जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो ग्राउंड से कितने अच्छे से जुड़े हैं। आज उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टी ने 3 स्टेट्स में विजय प्राप्त की है। उन्होंने कर्नाटका का स्टेट रिटेन कर लिया है। गुजरात में जो मोदी जी का होम स्टेट है वहाँ पर उन्हें टक्कर दिया है, और जनरल इलेक्शंस में हमें इसके नतीजे निश्चित देखने मिलेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। मुझे बताइए कि ये जो कैंपेन था सोशल मीडिया पे, चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार, ये काफ़ी मोमेंटम गेन किया है, मैं भी चौकीदार ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी आज सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया के वजह से कांग्रेस से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है? सबसे पहले तो बीजेपी ने सोशल मीडिया को एक मेन हैंडल करके यूज़ किया है। बीजेपी ने जो डिसीजंस लिया है पिछले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हर एक चीज़ पब्लिक को ओपनली डिस्क्लोज की गई है कि आज हमने ये डिसीजन लिया है, कल हमने वो किया है। कांग्रेस ने ये चीज़ कभी नहीं की। कांग्रेस के डिसीजन कभी ओपनली मार्केट में आए ही नहीं, पब्लिक के बीच में कभी कोई न्यूज़ ही नहीं आई, क्योंकि ये लोग बताने ही नहीं चाहते थे। आए दिन अपने को स्कैम सुनने आता था, ये 2G स्कैम, कोल स्कैम, जीजाजी स्कैम, समथिंग। लेकिन आज पिछले 5 साल में कांग्रेस या कोई भी विपक्ष दल मोदी जी के ऊपर या मोदी एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर कोई स्कैम का चार्ज नहीं लगा पाया, और चार्ज कोई प्रूफ भी नहीं हो पाया है। इससे ये समझ में आता है कि मोदी जी की विश्वसनीयता कितनी बड़ी हुई है। और दूसरी रही बात, मोदी जी ने विश्व में इंडिया का इतना अच्छा नाम कमा दिया है कि आप कहीं अदर कंट्रीज़ में देखिए तो आज इंडियंस को जो रेपुटेशन मिलती है वो आज पिछले गवर्नमेंट के समय क्यों नहीं मिलती थी। अभिषेक, डू यू अग्री विथ हर्षित ऑन दिस? आई कम्प्लीटली डिसअग्री। मैं खुद यूके में था 3 साल के लिए जब मोदी जी यहाँ पर थे, और एक इंटरनेशनल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी सारे न्यूज़ देखे। दूसरी चीज़ रही इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो हमारे आज पाकिस्तान के साथ ठीक है रिलेशंस पहले से ही हमारे अच्छे नहीं रहे, लेकिन चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस बिगड़ चुके हैं। यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि हम वो लोग इंपोर्ट पर ड्यूटी लाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट कोऑपरेटिंग। और ऐसे बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ही अगर रिलेशंस बिगड़ते रहेंगे तो हमारे जो फॉरेन अफेयर्स में हम कैसे बोलेंगे कि चीज़ें सुधर रही है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही कि मोदी जी के इसमें स्कैम्स नहीं हुए, तो ये सरासर झूठ है। अभी अगर मैं आपको एकदम रिसेंट ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में फार्म लोन को जो वेव कर रहे हैं अभी सरकार, तो उसमें ये पता लगा है कि काफ़ी सारे ऐसे फर्जी लोन दिए गए हैं जिसमें बेनिफिशरीज बोल रहे हैं कि हमने कभी कोई लोन लिया नहीं और हमारे रिकॉर्ड पर कभी कोई लोन आया नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ें अभी सामने आ रही है। इसमें अभी गए पिछले दिनों में कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, सो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट प्रूफ मिला, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। और रही बात राफेल की, ये एक और स्कैम है। तो ऐसे इन्होंने कई स्कैम किए, जैसे महाराष्ट्र में हम क्रॉप इंश्योरेंस का भी एक स्कैम देखते हैं कि उन्होंने सारा किसानों का पैसा कुछ उद्योगपतियों को दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाती है, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है, एक सामान्य आदमी को नुकसान पहुंचाती है। आज महाराष्ट्र पर जितना लोन है पिछले गए 4 साढ़े 4 सालों में, ये लोन 2 गुना हो गया है। मतलब जो लोन
हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक जितना था, आज उससे दुगना हो गया है। आज इतना पैसा अगर खर्च हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है, तो ये भी देखना, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है आज। अगर हम फेक न्यूज़ की बात करें या फिर पेड मीडिया की अगर बात करें, तो बहुत सारी लोगों के काफ़ी सारे ओपिनियंस है इस बारे में, एंड बीजेपी को काफ़ी हद तक अक्यूज़ किया गया है फेक न्यूज़ के लिए और पेड मीडिया के लिए कि मीडिया में बहुत ज़्यादा अभी फ्रीडम नहीं रहा है, उन्हें जो कहना है, अपना ओपिनियन देना है या लोगों का एक ओपिनियन बाकी लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाउ वुड यू डिफेंड योरसेल्फ? मीडिया को फ्रीडम दिया गया है, ये चीज़ ये बोलना बिल्कुल गलत आएगा। अगर मीडिया को फ्रीडम नहीं रहता तो आज कोई भी मीडिया मोदी जी के अगेंस्ट या एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलती। मीडिया को अब फ्रीडम है तभी मीडिया बोल पा रही है, तभी कोई पॉलिटिशियंस के ऊपर स्कैम का या कुछ लोकल इश्यूज़ पे मीडिया खुल के बोल पा रही है, तभी तो मीडिया बोल रही है। कहाँ से आप बोल सकते हैं कि मीडिया के ऊपर फ्रीडम नहीं है? मीडिया पे फ्रीडम है तभी तो लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तभी मीडिया लोगों को ग्राउंड लेवल से लेकर जीरो टॉप लेवल तक की न्यूज़ दे पा रही है। मीडिया को कम्प्लीटली दबाया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अरुण शौरी जी के इसमें गया, एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पर अरुण शौरी जी जो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसमें केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने ये बयान दिया है कि कैसे मीडिया के आवाज़ को दबाया जा रहा है। मीडिया जिसे हम हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, अगर हम इसे ही दबाएंगे तो क्या हमारा देश सुरक्षित रहेगा? और आज कितने अनेक ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर जर्नलिस्ट जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें सवाल नहीं पूछे देने देते हैं, और यही सारी चीज़ें कंपाउंड होकर एक, मैं जो कह रहा हूँ कि लोगों को गुमराह करने का काम करती है। हर्षद, मोदी जी की पॉपुलैरिटी एयर स्ट्राइक के बाद डेफिनेटली बढ़ गई है, पर आप अगर कुछ प्री पोल सर्वेस को अगर कंसिडर करें तो राहुल गांधी की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो अभी क्या आपको कुछ खतरा महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। मोदी जी का काम बोल रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ी है और बढ़ने वाली है। जहाँ जहाँ मोदी जी प्रचार के लिए जाते हैं, ये मीडिया का सर्वे है कि मोदी जी जहाँ प्रचार करते हैं वहाँ ऑल्टरमेटली पोलिंग बूस्ट हो जाती है। क्यों पोस्ट होती है? मोदी जी को सुनने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। और राहुल गांधी के इसमें आप रैली में देखिए, अभी प्रियंका गांधी जी यूपी गई थी, अमेठी का दौरा किया, इधर गया उधर गया, लेकिन उनका क्राउड देखिए और मोदी जी की रैली में क्राउड देखिए, आपको खुद फ़र्क समझ में आ जाएगा कि विपक्ष कहीं नहीं नज़र आ रहा है। मोदी जी की लहर है तभी कोई कांग्रेसी टिकट लेने को तैयार नहीं था। आज नागपुर की बात किया जाए तो नागपुर से लोकल सांसद अपने नितिन जी गडकरी इलेक्ट होकर लड़ रहे हैं और कांग्रेस को बाहर से लाना पड़ रहा है। क्यों बाहर से लाना पड़ रहा है? अगर आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव पे आप पे भरोसा नहीं है तो हम बाहर पे क्यों भरोसा करें? जनता का ये भी एक सवाल है कि हम बाहर वाले के पास थोड़ी जाएंगे हमारी समस्या को लेकर, जो नागपुर में हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग लेते हैं। आप जब भी चले जाए नितिन जी के कार्यालय में, पर्सनली कोई भी चले जाए, तो वो खाली हाथ कभी नहीं आता है। उनका कुछ ना कुछ काम वो करके ही देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये मेरे पार्टी का है या दूसरे पार्टी का है। तो ये चीज़ हर जगह पे हुई है। देखिए, अभी जो वेव चल रही है वो है चौकीदार चोर है। इसके अगेंस्ट में इन्होंने जो वेव लाई वो है मैं भी चौकीदार। तो मेरा ये इसमें मानना है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े पोस्ट पर अगर आप हैं तो आपको लोगों को प्रेरित करना चाहिए, तो युवा को प्रेरित करना चाहिए कि वो डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बने। आप क्या लोगों को चौकीदार बनाने में लगे हुए? मोदी जी आज चौकीदार है, 2014 में वो चाय वाले थे। अगर मोदी जी को ही ढंग का रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो एक सामान्य युवा के लिए कैसे दिन आएंगे, आप समझ सकते हैं। हर्षद, मुझे बताइए कि आप नागपुर में, वेस्ट नागपुर में आप बिजनेस यूनिट के हेड है, तो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ है और जीएसटी भी हुआ, तो आपने इसके आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी क्लोजली देखे हैं क्योंकि आप उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग आज भी मायूस है उस बिकॉज ऑफ द शॉर्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो? तो कहीं ना कहीं ये वोटर्स आपके कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग मायूस थे लेकिन लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं। आज एज अ बिजनेसमैन हर किसी को आदत रहती है कि लिक्विड मनी में काम किया जाए, लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी जब चेंज होती है, आपको बैंकिंग की तरफ जाना पड़ता है, रोज कैश डिपॉजिट करना है, चेक इशू करना है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग था। लेकिन अब जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे तो उसमें बिजनेसमैन का प्रेशर कम हो रहा है, बिजनेसमैन की सेफ्टी बढ़ रही है। आज कैश चोरी हो जाए, पुलिस स्टेशन में जाओ आप क्या कंप्लेंट डालने, लेकिन वो कोई आइडेंटिफाइड नहीं होती है। कम से कम वो कैश डेली आपकी बैंक अकाउंट में जमा हो रही है, तो आपको इजीली आप अकाउंटेबली कर पा रहे हो। दूसरे जो लूप होल्स थे, भले टॉप लेवल पे बिजनेसमैन नहीं करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो अपने स्टाफ रहते हैं, जिसको अपन वर्क देते हैं, उनके हाथ से अगर कोई गलती होती तो टॉप लेवल पर पता ही नहीं चलता था, क्योंकि सब पूरा बिजनेस कैश पे होता। आज वो सब चीज़ अकाउंटेबली हो रही है और कहीं ना कहीं बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है।
सिस्टम चेंज हो रहा है तो सिस्टम अपग्रेड होने में थोड़ा स्लो डाउन तो होता है, लेकिन धीरे धीरे अब देखिए इकोनॉमी कितनी बूस्ट हो रही है। अभिषेक, कांग्रेस का डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी फेवरेट मुद्दा रहा है, तो जीएसटी के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जीएसटी का जैसे मैंने पहले कहा कि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो सही तरीके से नहीं किया गया। आज तक टू डेट 400 से ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट्स हमने देखे हैं बस जीएसटी में। अगर कांग्रेस का यही कहना था कि अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो कांग्रेस ने जो स्टडी की एटलीस्ट उसको तो आप कंसिडर कीजिए कि कांग्रेस ने इस पर बहुत समय तक काम किया। जब मोदी जी धरना पर बैठे थे कि जीएसटी को आने नहीं देंगे, तो वो समय कांग्रेस जीएसटी पर काम कर रहा था, देश को कैसे बेहतर बना सकते उस पर काम कर रहा था। आज अगर आप विपक्ष की सहायता लेकर ऐसा जीएसटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो सबके लिए फेवरेबल रहे, तो क्यों नहीं। और दूसरी बात रही डीमोनेटाइजेशन की। देखिए, डीमोनेटाइजेशन के जो मोदी जी ने उनके भाषण में जो कहा था कि इसका ये फ़ायदा है, ये डिजिटल इंडिया है, वो ये, तो वो सारी की सारी चीज़ें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एक दो, सारी की सारी चीज़ें आज झूठ साबित हो चुकी है। जब उन्होंने कहा कि कैश फ्लो जो इकोनॉमी में जो कैश है वो कम हो जाएगा, लेटेस्ट रिपोर्ट्स में आया कि 19% कैश सर्कुलेशन बढ़ चुका है। आज गरीबों के हाथ में कैश नहीं है, लेकिन ये अभी हमें समझ में आता है कि ये कैश किसके पास है। दूसरी बात कि लोगों की जो इसमें जाने गई, लोगों को जो असुविधा हुई इसमें, उसे हम कैसे कवर अप करेंगे, क्योंकि आज वो परिवार तो भूलेंगे नहीं कि उन्होंने उनके परिवार के सदस्य को खोया है। और डीमोनेटाइजेशन का एक और मुद्दा था कि टेररिज्म इसमें कम हो जाएगा, बट डीमोनेटाइजेशन के बाद से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी एक अपटिक हमें देखने मिल रहा है। सो डीमोनेटाइजेशन हैज़ फेल्ड ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स, जहाँ पर तुम्हारे आरबीआई के गवर्नर भी बोल रहे हैं कि आप इस डिसीजन को आगे मत ले जाइए, तो भी प्रधानमंत्री जी एकदम स्पॉन्टेनियसली इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक डेमोक्रेसी चलाने का ये तरीका नहीं होता है, ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है। बीजेपी के लोग भले इसे मानते नहीं होंगे, बट जो डेमोक्रेसी जैसी चलती है, लोगों की हमें ओपिनियन, लोगों की राय लेनी पड़ती है, और जो सबके लिए सही है वो हमें करना पड़ता है। चलिए, अभी आने वाले इलेक्शंस में देखते हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, मोदी जी या राहुल गांधी जी। थैंक यू सो मच हर्षित, थैंक यू सो मच अभिषेक। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next.